राजा भोज की नगरी भोपाल में हूँ। ये मेरा तीसरा विजिट है। ये तालाबों का शहर है, झीलों का शहर है, बहुत शानदार शहर है। इस पर चर्चा बहुत कम होती है। एक बार आया था भोपाल कॉन्फ्रेंस, जब दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उस समय आया था। दूसरी बार आया था जब मैं पीएचडी कर रहा था। यहाँ एक शानदार लाइब्रेरी है जहाँ पे मैं पीएचडी के दौरान वहाँ पर काम किया था। उस लाइब्रेरी में भी चलेंगे और वहाँ से भी आपको वीडियो बना के बताएंगे। लेकिन आज एक ख़ास कार्यक्रम में हूँ। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम और निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। हाँ, ये पूरा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। मेरे साथ डीएन सिंह साहब हैं, ट्रेड यूनियनिस्ट हैं, कमल उसरी भाई हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं। और एयरपोर्ट से चलते हैं और रास्ते में चलते चलते बात करेंगे इस शहर के बारे में, इस राज्य के बारे में बताएंगे। चुनाव का माहौल भी है। मामा अभी सीएम है, मामा मतलब शिवराज सिंह, और अगली बार रहें कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। मुकाबला बहुत टक्कर का है और पेंशन का मसला जो है बहुत ही पावरफुल बनते जा रहा है। इसलिए यहीं से शुरू करता हूं और चलते चलते अभी 2-3 दिन में काफ़ी बातचीत करूंगा, काफ़ी लोगों से मिलवाऊंगा भी, काफ़ी स्टोरीज करूंगा। और यहाँ पर एक बड़ा मस्जिद भी है, बड़ा मस्जिद है और कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। हाँ, तो एक बार मैं वहाँ गया था, लेकिन इस बार आया हूँ तो विस्तार से हमारे साथ क्या नाम है? अच्छा, चलिए, तो मुझे रिसीव करने आए हैं। अब चलता हूँ भोपाल शहर की ओर लिए चलता हूँ और झील के किनारे मैं वहाँ ठहरा हुआ हूँ। बहुत शानदार व्यू है। सारे विजुअल्स लूँगा, कई ब्यूरोक्रेट से, टीचर से बात करूँगा और जाके गली मोहल्लों में ही बात करेंगे, शिक्षकों से बात करेंगे, नौकरी पेशा वाले लोगों से भी बात करेंगे। इसलिए पूरा देखते रहिए, दिलचस्प पूरी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। चलिए अब सफ़र हम अपना शुरू करते हैं, आइए। चलिए, एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ और भोपाल शहर में आपको लिए चलता हूँ। चुनाव का समय है और दिलचस्प कई यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको अम्बेडकरनामा के माध्यम से दूंगा। हमारे साथ 2 खास साथी हैं। डीएन सिंह साहब हैं, किसानी प्रतिष्ठा मंच के नेता हैं, और इसके साथ साथ जो है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम उसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और साथ में डॉक्टर कमल उसरी साहब हैं। कमल उसरी साहब पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दिया। नाम इनका जो है लोगों समाज का दिया हुआ नाम है। इनके बारे में जानेंगे कि नाम कैसे चेंज हुआ, और साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद डीएन साहब ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और ज़रा सामने विजुअल्स दिखाते रहिएगा, कितना शानदार। देखिए पहाड़ के ऊपर जो है वो भवन बना है, क्या है वो भी चल के देखेंगे कभी। और सामने आप कैमरा सामने रखिएगा, बीच बीच में इनसे चेहरे पे फोकस करिएगा। अयोध्या बनारस बाईपास भी है इधर से। अच्छा, भोपाल 43 किलोमीटर शहर। तो शहर पहुँचते पहुँचते हम लोग बहुत सारी बात कर लेंगे। पहले डीएन साहब से पूछते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी मुझे लगता है कि 5 साल हो गए होंगे रिटायरमेंट। नहीं, कितने? मैं 31 जनवरी 21 में रिटायर हुआ था। क्या था, 2 साल तो हो गए। हाँ, 2 साल हो गए। उसके बाद इतना एनर्जेटिक हैं और ओल्ड पेंशन स्कीम आपको तो मिल ही रहा है। ओल्ड पेंशन हाँ, मैं तो मिल रहा है। मैं ओपीएस में ही हूँ। अच्छा। और ओपीएस जो है नौकरी पेशा जितने भी लोग हैं उनके लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है ये। अच्छा। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, ये कोई किसी की भिक्षा नहीं है। इसलिए मैं आंदोलन में और तेज़ी से काम कर रहा हूँ ताकि बाकी लोगों को भी ये हक मिलना चाहिए। इसीलिए मैं इसमें दिन रात एक किए हूँ और ये आंदोलन अपनी सफलता की तरफ को बढ़ भी रहा है। अच्छा। 5 राज्यों में ये पुरानी पेंशन बहाल हो भी चुकी है। और अभी जो चुनाव चल रहे हैं, इस चुनाव में अगर माना एनपीएस वाला मुद्दा कैड़ा करके लोगों ने इनको ठीक से खुराक दे दी, ऐसा मध्य प्रदेश में पूरी संभावना है जी कि सरकार कांग्रेस की बनी हुई लगभग क्लियर है। राजस्थान में टक्कर है लेकिन कांग्रेस वहाँ भी लौटेगी। तो पेंशन का मुद्दा बहुत राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो जाएगा ये तुरंत, और इस जल्दी बहाल हो जाएगा। वॉल का विजुअल्स एयरपोर्ट का वॉल है ना ये। जरा सा कैमरामैन साहब जरा बुद्धि का इस्तेमाल करें और जहाँ जहाँ अच्छा विजुअल्स आएगा वो भी दिखाइए। कम से कम भोपाल लोग आए तो लोग कम से कम देखें कि भोपाल में क्या क्या है। और ये शहर चर्चा में आया था 1980 के दशक में, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। उसके बाद भोपाल काफ़ी चर्चा में आया था। मैं आया था 2002 में पहली बार यहाँ पर, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने भोपाल कॉन्फ्रेंस की थी। जी डीएन साहब। जी हाँ, बताएं। हाँ, तो इसमें चूँकि अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम है इसका।
अब लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। इसके अलावा हमारा आंदोलन तो ये 10 साल से चल रहा है वैसे। अच्छा। लेकिन अब इतना लोकप्रिय हो गया आंदोलन ये कि सारा जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो कहीं भी हों, किसी भी प्रदेश में हों, वहाँ की यूनियनों को अभी पेंशन का बहाली का मुद्दा अपने संगठनों में मांग में शामिल करना पड़ रहा है जी। तो अभी बहुत हैं पेंशन दिलाने वाले, लेकिन जो विजय बंधु की लीडरशिप में ये चल रहा है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जी, वो बिल्कुल सही दिशा में है। अच्छा। क्योंकि उनका हथियार जो है ऐसा हथियार है जिसको कोई भी गलत नहीं कह सकता, संवैधानिक भी है और शिक्षित लोगों के लिए बिल्कुल सही है जी जी। कि जो सरकार उनके अधिकारों को नहीं मानती, उनकी जायज़ बात को नहीं मानती, उसको वोट मत दो। तो वोट फॉर ओपीएस का इन्होंने मिशन चलाया हुआ, मैं उससे बहुत सहमत हूँ। चलिए, कमल भाई साथ हैं, अभी डीएन साहब से और बातचीत करेंगे। कमल भाई, जरा अपने बारे में बताइए, और नौकरी वोकरी छोड़ के कौन सा आंदोलन में लगे हुए हैं? पीछे जो है द्रोणालय लिखा हुआ था, सेना का कोई जगह है ना, आर्मी का? अच्छा। हाँ कमल भाई, जरा अपने बारे में बताएं, नौकरी वोकरी छोड़ के क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, हम लोग छात्र जीवन में डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह को पढ़ लिया गया था, पेरियार वगैरह को, तो ये शोषण अन्याय के खिलाफ एक अंदर पीड़ा तो रहती ही थी। मैं उधर मेडिकल प्रैक्टिस में था, इलाहाबाद और बनारस के बीच एक जगह है जंघई, वहाँ एक बड़ा कारखाना है फूलपुर में, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड करके, ये यूरिया बनाता है। तो वहाँ बहुत सारे मजदूर हम लोग संपर्क में हमारे अस्पताल में आया करते थे, तो उनको बहुत सारे उनके जो मेहनत करते थे पैसे मिलते नहीं थे। चूँकि हम लोगों के छात्र जीवन में भी जब अम्बेडकर भगत सिंह को पढ़ा गया था, तो ये रहता था कि भाई अन्याय जुल्म के खिलाफ थोड़ा सा कोई अपनी बातचीत करनी चाहिए। उसी दौरान मजदूर गोलबंद हुए और ये अपने हक हकूक की बात करने लगे इको कारखाने में। और अब मिलेंगे 3000 रुपये, ये भाजपा सरकार, उधर कमलनाथ का लगा था ओल्ड पेंशन स्कीम। ठीक है, चलिए। तो उस दौरान मजदूरों का एक बड़ा अपने जो ठेकेदार थे वो पैसा वैसा मजदूरों का मजदूरी तो कराते थे, लेकिन पैसा नहीं दिया करते थे। तो मजदूर हम लोग आते थे कि मान लीजिए मजदूर आए और बीमार हैं, हमने उनको कुछ राय दिया, तो उनके पास पैसा नहीं था इलाज कराने के लिए। तो युवा क्या करते हो, तो मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी का पैसा मांगने के लिए गोलबंद हो गए। अच्छा। गोलबंद हुए, बड़ी संख्या में गोलबंद हुए। तो मजदूरों से और ठेकेदारों से एक टसल हुआ, उसमें एक ठेकेदार की दुर्घटना हो जाती है। अच्छा। तो बहुत सारा प्रेशर रहता कि भाई मजदूरों को किसने, वो आरोप लगता भड़काया किसने, भाई किसने राय दिया कि भाई अपने मेहनत करो ईमानदारी से, मेहनत करने के बाद मजदूरी अपनी मांगो भी, उसका मेहनत का पैसा भी मांगो। उसी में एक तरह से कहा कि दिमाग कौन है, तो मेरे ऊपर आया, तो फिर मुझे सालों वहाँ भूमिगत जैसा रहना, फिर मेरी नौकरी छूट गई। रामजी पाल से कमल उसरी हो गए जी। तो ये नाम जनता ने दिया, फिर लगा मजदूरों का। फिर उसी समय एक कम्युनिस्ट पार्टी है भाकपा माले, CPIML लिबरेशन, उसके लोगों से संपर्क हुआ, फिर उन लोगों के साथ हम काम करना शुरू किए। फिर हम लोगों ने मजदूर संगठन बनाना शुरू किए। फिर वहाँ पहले इफको ठेका मजदूर संघ, फिर अपने ही खिलाफ मेडिकल खिलाफ इलाहाबाद मेडिकल वर्कर्स यूनियन बनाया। तुम्हारे मित्र डॉक्टर लोग करने, भाई आप तो डॉक्टर हैं कैसे, तो हमने एफिडेविट दिया कि भाई मैं डॉक्टर हूँ लेकिन डॉक्टरी अब नहीं करता हूँ। फिर इलाहाबाद मेडिकल वर्कर्स यूनियन, फिर ड्राइवर वर्कर्स यूनियन, फिर इस तरह से कई यूनियन बनाना शुरू किया। फिर बनाते बनाते फिर हम लोगों को एक शहर में एक पॉपुलरिटी हुई, पूरा शहर जाने लगा कि भाई मेडिकल का डॉक्टर डॉक्टरी छोड़ के मजदूरों के लिए काम करता है। तो शहर में एक स्वीकारता बनी। फिर वहाँ इलाहाबाद में एक मई दिवस समारोह समिति बनाई है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उसका संयोजक बनाया। फिर सहयोग ट्रेड यूनियन का संयोजक बनाया। फिर धीरे धीरे मैं ML का होल टाइमर हो गया। फिर वहाँ पार्टी में उन्होंने जिम्मेदारियाँ तमाम दी। अच्छा। उसी दौरान हम लोगों ने रेल में एंट्री किया। फिर इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का मैं अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। फिर ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ट्रेड यूनियन, उसका नेशनल सेक्रेटरी हूँ। उस दौरान पेंशन के मूवमेंट को हम लोगों ने लीड करना शुरू किया। बंधु से मेरा संपर्क हुआ। अच्छा। उनका यह था कि भाई एक ही उनका विजय बंधु से, वो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, लखनऊ में लेक्चरर हैं। तो बात हुआ कि भाई एक उनका था एक ही नारा, एक ही मांग, पुरानी पेंशन हक हमारा। अच्छा। हमने कहा कि भाई पुरानी पेंशन अगर आपको बहाल मिल भी जाएगी, अगर ये सरकारी सेक्टर नहीं रहेगा तो पेंशन आपको देगा कौन? हाँ, निजीकरण। तो फिर ये हम लोग मिलकर कार्यक्रम लखनऊ में प्लान किए। अच्छा। तो उसमें ये बात मैंने कही कि निजीकरण भी जोड़ना चाहिए। फिर उन्होंने अपने डिबेट किया जगह। तो बनारस में हम लोगों ने पहला कार्यक्रम किया, NPS निजीकरण के खिलाफ एक कन्वेंशन किया बनारस में, पहली बार कार्यक्रम किया। तो NPS साथ निजीकरण जोड़ा गया। फिर निजीकरण जब जुड़ गया तो हम लोगों ने चंपारण से एक यात्रा निकाली, NPS निजीकरण, यानी निजीकरण को फिर वो NPS साथ निजीकरण जोड़ा। ये हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा। और वो आगे बढ़ते बढ़ते बात अभी 1 अक्टूबर को दिल्ली में जो रामलीला मैदान में रैली हुई, तो जो पेंशन मूवमेंट था उसको हमने न केवल निजीकरण से जोड़ा, बल्कि डेमोक्रेसी कैसे बची रहे, कैसे संविधान बचा रहे, उसमें तमाम लोग हम लोगों ने शामिल कराया। उसमें किसान नेताओं को शामिल कराया, ट्रेड यूनियन नेताओं को शामिल कराया, और उन सब लोगों को भी शामिल कराया जो जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, जो भारत के आइन को बचाना चाहते हैं। तो निजीकरण से वो NPS के मूवमेंट धीरे धीरे हम लोग संविधान लोकतंत्र ले आए।
और वो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कर्मचारियों का और सब पढ़े लिखे कर्मचारियों का एक ये था। कांग्रेस नेताओं से कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जो उसमें आए, ट्रेड यूनियन के तमाम लीडर आए, किसान नेता तमाम लोग आए और बड़ा हुआ। और आज हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं डीएन सिंह साहब के साथ मिलकर, हम लोग पूरे देश भर में हम लोगों ने नारा दिया वोट फॉर ओपीएस। हमने नारा दिया कैसे इम्प्लीमेंट भी हो, जमीन पर लागू हो। तो हम लोग अभी राजस्थान में थे लगातार, और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी, चूंकि वो सरकारी नौकरी करता है लेकिन साथ साथ वो नागरिक भी तो है, वोट भी तो देता है और परिवार भी है, तो उसको चिंता है कि भाई एक तो पुरानी पेंशन का मामला है, पुरानी पेंशन हमें मिले, दूसरा ये भी है कि निजीकरण रुके, तीसरा संविधान लोकतंत्र है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग, हम जब यात्रा निकाले, आपसे मैं चर्चा जरूर करना चाहूँगा कि जो 18,000 किलोमीटर हमारी यात्रा हुई, जब हम लोग एमपी इसी मध्य प्रदेश में जब हम आए खरगोन के इलाके में, जो हमारी यात्रा, जो बस की यात्रा को 4 किलोमीटर वो यात्रा पूरी करनी थी, उसको हमें 11 घंटे लग गए। वो कारण इसलिए 11 घंटे लगे क्योंकि वो आदिवासी जो आया वो हमारी यात्रा को स्वागत करने के लिए आ गया। अच्छा। हमने पूछा भाई इतनी भीड़ क्यों हो रही है? आदिवासियों ने जो मुझे बताया कि साहब पहले तो आज़ादी से पहले हम जंगल पहाड़ में रहते थे, आदिवासियों की संख्या तकरीबन 20%, बहुत ज़्यादा। तो वो जो आए 15% प्लस, जी तो लोगों ने कहा साहब हम तो आज़ादी से पहले जंगल पहाड़ में रहते थे, आज़ादी के बाद हमें एक नागरिक का अधिकार मिला और जो पब्लिक सेक्टर बना उसमें हमें नौकरी मिली। जब नौकरी मिली तो बेस सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मुझे मिली, तो हम जंगल से, पहला जनरेशन नौकरी का था ना? जी। तो हम लोग जो क्या किए कि जंगल पहाड़ से हम लोग कस्बों में आए। कस्बों में जब आए तो वहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई का और माहौल बना, फिर बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में गए और शहर से बच्चे देश विदेश जाना शुरू किए। अगर ये निजीकरण हो जाएगा, हमारे पास खेत तो है नहीं, हमारे पास प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमारी पीढ़ी को हम फिर से एक तरह से कहिए गुलाम हो जाएंगे। और जो ठेका प्रथा आधुनिक गुलामी है और इस संविधान पर जो हमला है, जो लोकतंत्र पे हमला है, तो हम हमारा एक तो नागरिकता चली जाएगी, दूसरा जो ये मध्यम वर्ग बना आज़ादी के बाद वो पब्लिक सेक्टर से बना, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं ये जो एनपीएस निजीकरण यात्रा है, इसका इसलिए हम स्वागत कर रहे हैं कि इसमें बेरोजगार नौजवान भी चाहता कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, ये जो मध्यम वर्ग बना पूरा खत्म हो जाएगा। तब हमें लगा कि देश में ये जो मध्यम वर्ग बना, ये झील है ना, बहुत शानदार झील है। जी मैं ऊपर से जहाज से हम अपने कैमरामैन को दिखा रहे थे। डीएन साहब जी, किसानी आंदोलन भी चला रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम भी चला रहे हैं, क्या मन में है? जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ जाके आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं सब कुछ। राजनीतिक मुद्दा, चुनावी राजनीतिक मुद्दा कहना इसे ठीक नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि हम किसान तो हैं ही, पैदाइशी तौर पर किसान ही हैं, हम किसान परिवार से हैं जी। और जितने नौकरी करने वाले वो किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं। अच्छा। और वो सब हमारे ही समाज है। तो जो इशू है वो किसानों से भी जुड़ा हुआ है और किसानों की समस्याएं, जब ये हमारे मतलब किसी के बच्चे को कोई परेशानी होगी तो उसको साथ देना चाहिए। यही सोच के हमने प्रयास किया था कि किसान संगठन भी इसका समर्थन करें। जैसे अग्निवीर तो हुआ, तो उसमें तो किसान का बेटा ही सिपाही बनने जाता है ना। अग्निवीर में अभी अब देखा, वो एक किसान का बच्चा का उसको जो आप बलिदान नहीं दिया बॉर्डर पे, और उसको डेड बॉडी उसका प्राइवेट एम्बुलेंस में भेज दिया। गांव के लोगों को बहुत शिकायत हुई और फिर वो पुलिस वालों को बात किए, लोगों में गुर्दा आई तो पुलिस वालों ने भी सलामी दी। लेकिन जो मोदी जी कानून बनाए हैं अग्निवीर वाला, उसमें वो उसको शहीद ही नहीं मानते। अच्छा, वो जरा विजुअल्स उधर का दिखाइए, वो वाला। उसका जो सिस्टम ये गड़बड़ है कि उसको, जैसे सैनिक के घर परिवार वालों को एक शहादत से देखो मौत से कष्ट होता ही बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके कष्ट को हल्का करने की चीज़ थी कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। अब वो वाली बात भी खत्म। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम भी राष्ट्र के लिए लाए हैं। मोदी जी का राष्ट्रवाद हमारी समझ से बाहर है। अच्छा। मोदी जी क्या राष्ट्रवाद कहने लग जाए पता नहीं है। अर्धसैनिक बलों को पेंशन देना कौन सा राष्ट्रवाद है? अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं मिलती है, ये राष्ट्रवाद है क्या? तो ये अजीब राष्ट्रवाद है। उनका राष्ट्रवाद अडानी तक सीमित है। अच्छा, मोदी अडानी अंबानी खुश, लोकतंत्र भी खुश और राष्ट्रवाद भी खुश, बस उनका यही है। अब आप डीएन साहब आप राजनीति कर रहे हैं पूरा? नहीं, राजनीति सच बोलना ना, अगर राजनीति है तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो भोपाल में क्या क्या कार्यक्रम है? मध्य प्रदेश में कितने दिन? भोपाल में हम आए हैं इसलिए हमारा संगठन काफी मजबूत है। अच्छा। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, ये काफी मजबूत संगठन है। गाँव तक, ब्लॉक सब तक हमारा कनेक्शन बना हुआ है। अच्छा। हम उन सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं और लगभग 90 और 95% के करीब सभी लोग। ये राजा भोज की मूर्ति है ना? ये जी। उन्होंने पुरानी पेंशन खत्म नहीं किया। हम लोग बंगाल में है। हाँ, तो हम लोग ये बात था कि भाई लेफ्ट के लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार होते हैं, वो हमेशा एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए बात करते हैं। और जो कि और बाकी लोगों ने कहा कि पुरानी पेंशन जो है बहुत खराब थी, एनपीएस बहुत अच्छा है, इनमें लोगों को लाखों लाख मिलेगा। हम लोगों ने इसका स्टडी करना शुरू किया, तमाम प्रोफेसर से, लेक्चरर से, आप जैसे तमाम विद्वान लोगों साथियों से बातचीत करना शुरू किया, जिस पर अध्ययन किया गया तो आंकड़े आए साहब कि नहीं, पुरानी पेंशन ही कर्मचारी हित में है।
ये एनपीएस से नहीं है। फिर हम लोगों ने प्रचार प्रसार करना शुरू किया देश भर में घूम घूम के, और अटेवा बना उत्तर प्रदेश में विजय बिंदु के नेतृत्व में, और फिर 17 में एनओपीएस बना। फिर रेलवे में हम लोगों ने बनाया फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे, जो रेलवे कर्मचारियों का है, फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस रेलवे हम लोगों ने उसको बनाया, और वो एनओपीएस का पार्ट है। उसके साथ हम लोग रेलवे कर्मचारी गुटबंद करते हैं, तमाम लोग गुटबंदी करके इसे एक बड़ा इम्यून चला रहे हैं। रेलवे का तो बड़ा यूनियन है। हाँ, सरकार ने इतना प्रसिद्ध है कि उसमें कास्ट का और क्लास का उसमें एंट्री कराई। तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहने के तो लीडर हैं, लेकिन वो एक आदरणीय लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भाजपा के लिए वोट मांगते हैं और पेंशन की लड़ाई भी लड़ते हैं। ये कैसे है, गजब है कि आप भाजपा के नेता को बुला के बड़े मंच पे तारीफ भी करते हैं और वो पेंशन की बात भी करते हैं। और वही लोग जिन्होंने जब ये ट्रस्ट बना, एनपीएस ट्रस्ट बना, उसमें सिग्नेचर भी किया उन लोगों ने। अच्छा, हाँ, उन लोगों ने उसको सिग्नेचर भी किया। तो हम लोग को बड़ा इसमें फाइट करना पड़ रहा है और कर ही रहे हैं। वो लोगों ने बीच बीच में छोटा छोटा फुटकर कार्यक्रम करते रहते हैं, यानी एक तरह से कि आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से डॉक्टर अम्बेडकर को खूब पढ़ा, भगत सिंह को पढ़ा, खुद आप अम्बेडकर हम पढ़ाते ही रहते हैं। मैं क्या नहीं, मेरे को जो बहुत सारी हमारे साथी लोग बहुत उसको पसंद करते हैं। अच्छा, हम लोग चर्चा करते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं उससे। एक जो दिमाग बना है कि भारत में अम्बेडकर को, भगत सिंह को, पेरियार को पढ़कर ही खूबसूरत भारत बनाया जा सकता है, उनके रास्ते पर चलकर। इसलिए वो एनपीएस का जो मूवमेंट हमारा था आज की तारीख में, जो 1 अक्टूबर को हुआ, उसमें यकीनन हमारे कमेंट ने भी डीएन सिंह साहब ने जो कहा ही है, वो एनपीएस का मूवमेंट धीरे धीरे निजीकरण के खिलाफ एक बड़ा पहचान आज की तारीख बना। यानी 18,000 किलोमीटर यात्रा 33 दिन तक लगातार, शायद कोई ड्यूटी ने किया होगा कि निजीकरण के मुद्दे को लेकर इतनी बड़ी यात्रा, 18,000 किलोमीटर यात्रा निकालना, और वो भी जून के महीने में जब तमाम गर्मी हो, जब जून के महीने में लोग दोपहर में अपने घर में सोते हों, तब वो 5-7 लोग हम लोग लगातार, हम तो डे 1 से चंपारण से शुरू किए। और इस यात्रा की खूबसूरत बात है कि गांधी का जो 1917 का नील खिल्ली का आंदोलन था, वहां से शुरू होके वो आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो जन्म स्थान है महू, वहां जाता है। जेपी का आंदोलन जो है आपका सिताब दियरा, वहां जाता है। और चंद्रशेखर आजाद जो सादा स्थल है इलाहाबाद, वहां जाता है। अफाकुल्ला का रास्ता से होते हुए फिर वो राजघाट तक में आता है, शिवाजी के धरती पे सिवान भी जाता है, वो आपका नासिक भी जाता है। यानी देश के तमाम फ्रीडम फाइटर जो खूबसूरत देश बनाना चाहते हैं, भारत की जो डाइवर्सिटी है उसको जो के लिए जो काम किए, वो यात्रा उसमें भी एक तरह से मील का पत्थर साबित होती है। आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर। तो अभी भोपाल में 4-5 दिन हैं आप, हम लोग रहेंगे, और पूरा भोपाल में, और फिर उसके बाद राजस्थान में, यानी जो जहाँ 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, हम लोग की कोशिश है कि ये डेमोक्रेसी रहे, और खासकर ये जो ओपीएस की सरकार बने। डीएन साहब जी, आप संरक्षक है इस आंदोलन के। जी जी। ये सिर्फ नौकरी पेशा वर्ग लोग समझ रहे हैं कि आम लोग भी समझ रहा है? नहीं, ऐसा ये प्रचार करते रह सकते कुछ लोग। हाँ। लेकिन अभी 1 अक्टूबर को जो रैली हुई थी जी, उसमें जो किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं, डॉक्टर दर्शन पाल आए थे जी, और उग्राह साहब आए थे, जोगिंदर सिंह उग्राह, बहुत बड़े नेता हैं जी, और पुरुषोत्तम शर्मा जी आए थे किसान महासभा के, और राकेश टिकैत भी आए थे। अच्छा, राकेश। और भी हमारे किसानी पिछड़ा मंच की उपाध्यक्ष भी रावतक से आई थी। वो तो वहाँ धरना दे रही है, वहाँ बहादुर, ये जो सांपला है ना जी, वहाँ पे उनका धरना चल रहा 16 महीना से, ये अग्निवीर के खिलाफ। अच्छा, और लगातार चल रहा है धरना। तो इसके खिलाफ आवाज उठ रही है। दूसरी बात ये है कि किसानों के और मजदूरों को अलग नहीं कर सकते आप। किसानों के बच्चे इसमें हैं, नौकरी में। आपका ओल्ड पेंशन स्कीम का स्कीम लागू, ये निकाल दिया कि हम लागू करेंगे, सरकार आएगी तो मध्य प्रदेश में। नहीं, इन्होंने तो घोषणा कर रखी है, घोषणा की है ना, घोषणा की हुई है। फिर ये जो कांग्रेस ने 4-5 राज्यों में कर भी रखा है, तो इन पर कोई अब शक नहीं कर सकते कि भाई ये नहीं करेंगे या करेंगे वाली बात नहीं है, वो कर ही रहे हैं। आपने एक राजस्थान में जो बातचीत की थी जी, तो आपने कहा था कि हर विधानसभा में 5,000 वोट जो है ना, वो तो यहाँ भी है, तो सभी जगह है। इस मुद्दे पे पड़ेगा कम से कम। एक्चुअल में क्या है, जो समाज में जो गठन है समाज का, उसमें हमारा जो प्रतिशत है वो ऐसे ही बैठता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6,000-7,000 कर्मचारी होते हैं जी। उनके 5-5 मेंबर, 4-4 मेंबर भी घर के मान ले, तो 5,000 को गुणा कर लो, इतने से तो 25 हो गया। और उन्होंने अपने नाना नानी और रिश्तेदार भी कुछ कह दिया, ससुराल वालों से कह दिया यार हमारे समर्थन में वोट दे दो, तो वो भी दे देते हैं। इनको पेंशन वाले मुद्दे पे सब सहमत है। अच्छा। देश का एक भी आदमी नहीं चाहता कि फौजियों को और सैनिकों को, पुलिस को जो मरने को तैयार सड़क पर फिरते रहते हैं, देश के बॉर्डर पर रहते हैं, उनको पेंशन ना मिले, कोई नहीं चाहता। अकेले भाजपा है इसकी वकील। तो ये है। अब ये जो पेंशन स्कीम है नई वाली, उसमें तो बहुत सारे केस सामने आ गए ना, किसी को 2,000 मिल रहा है, किसी को 1,900 मिल रहा है। ये कोई पेंशन है? कुछ लोग ऐसे अगर मिलेंगे यहाँ पर, अगर भोपाल में ऐसे लोग मिलेंगे जो न्यू पेंशन स्कीम में रिटायर हुए हैं, तो
तो उनसे भी ऐसे बात लोग हाँ, हाँ, ऐसे बिल्कुल होना बिल्कुल चाहिए, हैं, बल्कि ऐसे लोग इसमें हैं। एक स्टोरी होनी बिल्कुल हैं, ऐसे चाहिए। लोग हैं। अब तो हिमाचल में बहुत सारे केस आ गए, अच्छा हिमाचल में आ गए। हिमाचल में रिव्यू भी हो गए ना केस, अच्छा और राजस्थान में भी बहुत सारे केस हैं ऐसे। हम लोग पास आंकड़े हैं अभी, हम लोग पास भी है। एमपीएस में उनको वो फिक्स हो गई थी बहुत छोटा मोटा अमाउंट, और जब वो रिव्यू हुई है उसमें ओबीएस में तो अमाउंट बढ़ गया। चलिए और लोगों विस्तार को से खुशी है। चर्चा होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैं भी ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ और जब रिटायर होऊंगा तो 1 लाख 1.5 लाख पेंशन मिलेगा। ये एक सामाजिक सुरक्षा है कि जब आप इतने साल सेवा करते हैं तो आप जब वृद्धावस्था में जब कोई हो सकता है बेटा बेटी आपके साथ ना हो तो थोड़ा संसाधन आपके पास रहना चाहिए, दवा खाना रहना ठीक ठाक से। अगर पेंशन आपके पास नहीं है तो इसकी मार जो पड़ने वाली है बहुत ही भयावह होगी, और ख़ास तौर से वैसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है, संसाधन नहीं है और पहला जनरेशन नौकरी में है। सोचिए कि 20-25 साल नौकरी, 30 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है, उस आदमी को 2,000 रुपया पेंशन मिले, 4,000 रुपया पेंशन मिले, तो आजकल 2-4 हज़ार रुपया में तो रेस्टोरेंट में जब 2 आदमी खाने जाता है तो 1,000-2,000 ऐसे खत्म हो जाता है, अगर आप खाना ढंग से चाहें तो। इसलिए डीएन साहब हैं, कमल भाई हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर, लोगों से बातचीत भी करेंगे। चुनाव का माहौल है, थोड़ा चुनावी माहौल भी समझने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के लोग आखिर क्या चाहते हैं। पिछली बार जब सरकार बनी तो ज़्यादा सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन डंडी मार के बीजेपी ने सरकार बना ली थी। इस बार डंडी नहीं मार पाएंगे, इस इस बार बार नहीं लोग गुस्से में हैं। लोग गुस्से में डंडी आपका मारा तो इनकी डंडी फिर जाएगी। दूसरी बात चलिए ये अब है मैं कि जो पहुँचने शिक्षक वाला हैं, हूँ, होटल पहुँचने वाला हूँ ना, ये होटल अगर पहुँचने MPS वाला अगर रहता है ना और तो जहाँ शिक्षक ठहरा हूँ सबसे ये पहले नहीं मारे बताऊंगा। जाएंगे। लेकिन होटल पहुँचने वाला हूँ। एक चलते चलते आप जानते हैं कि समय का इस्तेमाल हम लोग बखूबी करते हैं। एक बातचीत हो गई, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल परसों परसों 11 तारीख। तो कल कुछ कल हम ट्रेन- लोगों पे जाएंगे। हाँ, लोगों में चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं यहाँ कुछ नेताओं से भी मिलने की कोशिश करूंगा, और देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया।